आर्यमन के जाते ही हॉल का माहौल एकदम हल्का हो गया था। माही, जो अब तक सहमी हुई बैठी थी, अब अपनी पूरी फॉर्म में आ चुकी थी। उसने सोफे के कुशन को अपनी गोद में लिया और साची की तरफ घूमी। उसकी आंखों में 100 सवाल नाच रहे थे। साची, यार मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा। मतलब तुम सच में मिस्टर आर्यमन राठौर के साथ रहती हो? वही आर्यमन राठौर जिनके बारे में लोग सिर्फ सपना देखते हैं? बाप रे, मेरे दिमाग में तो बुलबुले फूट रहे हैं सोच सोच कर। साची मुस्कुराई, अपना सिर थोड़ा झुकाकर अपनी उंगलियों से खेलने लगी। माही का उत्साह और हैरानी देखना मजेदार था। माही ने अचानक ताली बजाई, जैसे उसे कोई बहुत बड़ी बात याद आ गई हो। अरे हाँ, रुको, उस दिन वो न्यूज़ में जो आया था, वो कॉलेज वाले इवेंट में, जब आर्यमन सर भीड़ से एक लड़की को बचाकर ले जा रहे थे, वो मिस्ट्री गर्ल। ओ माय गॉड साचू, वो तुम थी? मैंने तुम्हें पहचाना कैसे नहीं? माही ने अपना माथा पीट लिया। धत तेरी की, मैं भी कितनी बुद्धू हूँ। वो कद काठी, वो बाल, सब तो तुम्हारे जैसा था, और मैं सोच रही थी कि वो कोई और होगी। तुम तो छुपी रुस्तम निकली यार। मतलब पूरा शहर जिसे ढूंढ रहा है वो मेरे सामने बैठी है। फिर माही ने अपनी आवाज़ थोड़ी धीमी की और शरारती नज़र से साची को देखा। और सुनो, अब तो सच बता दो, तुम्हारा और उनका रिश्ता क्या है? वो तुम्हें ऐसे ही तो साथ नहीं रहने देते होंगे ना? मतलब वो इतने प्रोटेक्टिव थे उस दिन, कुछ तो है ना? साची का चेहरा शर्म से तमतमा उठा। उसके दिमाग में बिजली की तरह वो रात कौंध गई। बारिश की वो तूफानी रात, बस स्टैंड का सन्नाटा, आर्यमन का उसे अपनी तरफ खींचना, और वो किस, वो एहसास जब उसकी सांसें आर्यमन की सांसों में घुल गई थी, और फिर उसका आर्यमन की बाहों में बेहोश हो जाना। सांची का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो माही को ये सब कैसे बताती, कैसे कहती कि उनकी कहानी एक हादसे और एक अनकही ज़रूरत से शुरू हुई थी? उसे डर था कि माही शायद ये सब एक बार में हजम न कर पाए, या शायद उसे गलत समझ ले। सांची ने हड़बड़ाते हुए बात पलटने की कोशिश की। अरे माही, वो सब छोड़ो ना, बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगी। अभी तुम आई हो तो चलो, मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ। माही ने एक पल के लिए उसे संशय से देखा, जैसे कह रही हो, बेटा बच नहीं पाओगी मुझसे। लेकिन फिर उसने सांची की घबराहट को समझा और मुस्कुरा दी। ठीक है, अभी के लिए छोड़ रही हूँ, पर याद रखना, उधार रहा। चलो दिखाओ अपना ये महल। सांची खड़ी हो गई, लेकिन मन ही मन उसे खुद पर हंसी आ रही थी। उसने माही से कह तो दिया कि वो घर दिखाएगी, लेकिन सच तो ये था कि उसने खुद भी इस हवेली का हर कोना नहीं देखा था। वो ज्यादातर अपने कमरे, डाइनिंग हॉल और आर्यमन की स्टडी तक ही सीमित रहती थी। चलो ऊपर चलते हैं, सांची ने कहा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। वे दोनों दूसरी मंजिल पर पहुंची और एक लंबी कॉरिडोर से गुजरते हुए एक विशाल बालकनी की तरफ गई। जैसे ही उन्होंने बालकनी का कांच का दरवाज़ा खोला, ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। माही बाहर निकली और रेलिंग के पास जाकर खड़ी हो गई। उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, वाओ! नज़ारा सचमुच अद्भुत था। वहां से पूरी हवेली का परिसर दिखाई दे रहा था। नीचे करीने से सजे हुए बगीचे, बीच में फव्वारे के साथ बना तालाब जिसमें कमल खिल रहे थे, और दूर तक फैला हरा भरा लॉन। और उससे भी आगे शहर की क्षितिज रेखा, स्काईलाइन दिखाई दे रही थी, जहां ऊंची इमारतें खिलौनों जैसी लग रही थी। माही ने चारों तरफ घूमकर देखा। यार साची, ये घर है या जन्नत? यहाँ से तो पूरी दुनिया छोटी लगती है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी किले की मीनार पर खड़े हैं। साची भी उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसने भी पहली बार इस नज़ारे को इतनी तसल्ली से देखा था। हाँ, यहाँ बहुत शांति है, साची ने धीमे स्वर में कहा। माही ने साची को देखा। और मुझे लगता है मिस्टर राठौड़ को ये ऊंचाई बहुत पसंद है। शायद इसीलिए वो दुनिया से थोड़ा दूर, थोड़ा ऊपर रहते हैं। और अब तुम भी उनके साथ यहाँ हो, इस ऊंचाई पर। साची ने दूर क्षितिज को देखा। माही की बात ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। वो सच में आर्यमन की दुनिया में आ गई थी। एक ऐसी दुनिया जो ऊंची थी, अलग थी, और शायद थोड़ी अकेली भी। तभी माही ने साची को कोहनी मारी। ओए, फिलॉसफी मत झाड़, चल एक मस्त वाली सेल्फी लेते हैं इस व्यू के साथ, वरना लोगों को यकीन नहीं होगा कि मैं जन्नत की सैर करके आई हूँ। साची हंस पड़ी। माही के साथ होने का यही मजा था। वो किसी भी गंभीर पल को हल्का बना देती थी। दोनों सहेलियां हंसते हुए सेल्फी लेने लगी। पीछे हवेली का भव्य नज़ारा और आसमान गवाह थे।
बालकनी से नज़ारा देखने के बाद माही का उत्साह अभी भी कम नहीं हुआ था। चलो साची, अब तुम्हारा कमरा देखते हैं। मुझे देखना है कि मिस्टर राठौड़ ने अपनी खास मेहमान को कैसी जगह दी है। साची थोड़ा झिझकी, लेकिन माही ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। वे दोनों साची के कमरे में आ गईं। कमरा बहुत बड़ा और हवादार था। दीवारों पर क्रीम कलर का पेंट था और फर्नीचर विंटेज स्टाइल का था। लेकिन माही की नज़र सबसे पहले कमरे के एक कोने में गई, जहां एक कैनवस स्टैंड पर रखा था और ज़मीन पर कुछ अधूरी स्केचबुक्स बिखरी पड़ी थीं। माही दौड़कर वहां गई और एक स्केचबुक उठा ली। अरे वाह साची, तुमने यहाँ अपना पूरा आर्ट स्टूडियो बना रखा है। साची जल्दी से उसके पास गई, थोड़ा संकोच करते हुए। नहीं, वो बस टाइम पास के लिए बनाती हूँ। माही ने पन्ने पलटने शुरू किए। पहले कुछ पन्नों पर साधारण चित्र थे, फूल, पेड़, पक्षी, लेकिन जैसे जैसे वो पन्ने पलटती गई, चित्रों का मूड बदलता गया। अचानक माही का हाथ एक पन्ने पर रुक गया। उस पन्ने पर एक छोटी बच्ची का स्केच था। वो एक अंधेरे कमरे के कोने में घुटनों में सिर दिए बैठी थी। उसके आसपास बड़ी बड़ी परछाइयां थीं, जो उसे डराने की कोशिश कर रही थी। स्केच इतना जीवंत था कि बच्ची का डर और अकेलापन साफ महसूस हो रहा था। माही की हंसी गायब हो गई। उसने धीरे से सांची की ओर देखा। सांची, ये क्या है? सांची ने नजरें झुका लीं। उसकी उंगलियां अपने कुर्ते के किनारे को मरोड़ने लगीं। वो उस स्केच को जानती थी। वो उसकी अपनी ही परछाई थी। माही ने स्केचबुक नीचे रखी और सांची के कंधे पर हाथ रखा। ये तुम हो ना, बचपन में? सांची की आंखों में नमी तैर गई। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, हाँ, ये मैं हूँ, जब जब मेरे माँ पापा चले गए थे। सांची की आंखों के सामने उसका पुराना घर घूम गया। वो आलीशान नहीं था, लेकिन खुशियों से भरा था। माँ की लोरी और पापा के कंधों की सवारी। लेकिन फिर वो काली रात आई, एक्सीडेंट की खबर, और सब कुछ खत्म। उसके बाद का जीवन किसी बुरे सपने जैसा था। उसके अंकल और आंटी, तन्वी के माता पिता, ने उसे अपने घर में पनाह तो दी, लेकिन एक नौकरानी की तरह। सांची को याद आया कि कैसे उसे एक छोटे से स्टोर रूम में सुलाया जाता था। जब तन्वी को नए खिलौने मिलते थे, सांची को पुराने कपड़े मिलते थे। सांची, पानी ला। सांची, ये साफ कर। मनहूस लड़की, तेरे आने से घर में क्लेश है। ये आवाज़ें आज भी उसके कानों में गूंजती थी। उसने माही को बताया, जब मुझे डर लगता था या जब मुझे रोना आता था तो मैं रो नहीं सकती थी। आंटी बहुत मारती थी अगर मैं रोती थी। तो मैं कागज़ के टुकड़ों पर चित्र बनाती थी। उसने एक और स्केच दिखाया, जिसमें एक टूटी हुई गुड़िया थी जिसे धागे से सिला गया था। पेंटिंग मेरे लिए सिर्फ शौक नहीं थी माही, ये मेरी आवाज़ थी। जब कोई मेरी बात नहीं सुनता था तो मैं रंगों से बात करती थी। मेरे कैनवस ने मेरे आंसू सोखे हैं। माही की आंखों में भी आंसू आ गए। उसे सांची की सादगी और खामोशी का मतलब अब समझ आ रहा था। सांची ने माही के कंधे पर सिर रखकर अपनी आंखें पूंछी। लेकिन अब सब बदल गया है। जब से मैं यहाँ आई हूँ, आर्यमन ने मुझे वो सब दिया जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। ये कमरा, ये आर्ट किट, और सबसे बड़ी बात, इज्जत। उसने आर्यमन के दिए हुए नए आर्ट सेट की ओर देखा। उन्होंने कहा कि ये मेरे हथियार है। उन्होंने मेरे टूटे हुए सपनों को फिर से जोड़ दिया है। माही ने सांची को अलग किया और उसकी आंखों में देखा। वो सच में तुम्हें बहुत मानते हैं सांची। कोई किसी अजनबी के लिए इतना नहीं करता। और तुम बहुत मजबूत हो। मुझे गर्व है तुम पर। कमरे में एक भारी लेकिन अपनापन भरा सन्नाटा छा गया। सांची ने आज अपने दिल का बहुत पुराना बोझ हल्का कर दिया था, और माही, वो अब सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि सांची की हमराज बन चुकी थी। तभी नीचे से मेड की आवाज आई, मैम, लंच तैयार है, सर इंतजार कर रहे। माही ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराने की कोशिश की। चलो, मिस्टर रॉकस्टार राठौड़ को इंतजार नहीं करवाते। और सुनो, आज के बाद अगर किसी ने तुम्हें रुलाया तो मैं उसका हुलिया बिगाड़ दूंगी, पेंटिंग नहीं। सांची हंस पड़ी। दोनों सहेलियां हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकली, जहां एक नई दुनिया और नया परिवार उनका इंतजार कर रहा था। डाइनिंग हॉल में तीनों बैठे थे। मेज पर तरह तरह के व्यंजन सजे थे, लेकिन माहौल में थोड़ी शांति थी। आर्यमन मेज के एक सिरे पर बैठा था, सांची और माही उसकी दाईं ओर। माही को शांत रहना बहुत मुश्किल लग रहा था। उसने हिम्मत जुटाई और आर्यमन से पूछा, वैसे सर, आपने सांची की पेंटिंग्स देखी है? मतलब वो जो डरावनी और दुखी वाली हैं? सांची ने माही को कोहनी मारी। माही,
आर्यमन ने अपना कांटा फॉक नीचे रखा और साची की तरफ देखा। मैंने उसकी कुछ पेंटिंग्स देखी हैं। उनमें दर्द है, लेकिन वो डरावनी नहीं है, वो सच्चाई है। माही ने सिर हिलाया। हाँ, वो तो है, पर सर आपको नहीं लगता कि अब साची को कुछ खुश पेंट करना चाहिए? जैसे कि आप? साची को खाना गले में अटक गया, वो खांसने लगी। आर्यमन की भौहें तन गई। मैं? मुझे क्यों? माही ने निडरता से कहा। अरे सर, आप इतने हैंडसम हैं, मतलब पर्सनैलिटी है आपकी। अगर साची आपका पोर्ट्रेट बनाएगी तो वो उसकी बेस्ट पेंटिंग होगी, और वैसे भी वो आपको बहुत एडमायर करती है। साची का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने माही को मेज के नीचे से लात मारी। सर, वो माही मजाक कर रही है। आर्यमन के होठों पर एक बहुत हल्की, लगभग अदृश्य मुस्कान आई। उसने अपना गिलास उठाया। अगर साची बनाना चाहे तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मेरी पेंटिंग में रंग कम और गहराई ज्यादा होनी चाहिए। साची ने धीरे से ऊपर देखा। आर्यमन की आंखों में एक चुनौती और एक अनुमति दोनों थी। लंच खत्म हुआ। शहर के पॉश इलाके में बने खन्ना विला के ड्राइंग रूम में तनाव भरा माहौल था। तन्वी गुस्से में सोफे पर पैर पटक रही थी, जबकि उसकी माँ मिसेस खन्ना और पिता मिस्टर खन्ना गंभीर चर्चा में मग्न थे। तन्वी ने अपना फोन सोफे पर फेंकते हुए कहा, मॉम, डैड, आप लोग कुछ करते क्यों नहीं? वो न्यूज़ अभी भी चल रही है। पूरा कॉलेज उस मिस्ट्री गर्ल के बारे में बातें कर रहा है। सब कह रहे हैं कि आर्यमन राठौड़ किसी के प्यार में है। अगर ऐसा हुआ तो मेरा क्या होगा? मुझे आर्यमन चाहिए, किसी भी कीमत पर। मिसेस खन्ना ने अपनी बेटी को शांत करने की कोशिश की। शांत हो जा तन्वी, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हमें पहले ये पता लगाना होगा कि वो 2 कौड़ी की लड़की है कौन। मिस्टर खन्ना ने विस्की का गिलास मेज पर रखा और अपनी घनी मूंछों को सहलाया। मैंने अपने सूत्रों को लगा दिया है, लेकिन राठौड़ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। कोई भी जानकारी बाहर नहीं आ रही, ना नाम, ना पता, ना कोई फोटो। उन्होंने एक गहरी सांस ली। हमें बस इतना पता है कि वो लड़की आर्यमन के घर में रह रही है, और अगर आर्यमन उसे दुनिया से छिपा रहा है तो जरूर वो उसके लिए बहुत खास है। तन्वी की आंखों में जलन साफ दिख रही थी। खास? वो लड़की? डैड, मैंने उस वीडियो को 100 बार देखा है। वो लड़की डरी हुई थी, सहमी हुई थी। वो आर्यमन के स्टैंडर्ड की हो ही नहीं सकती। मुझे लगता है आर्यमन बस तरस खाकर उसे रखे हुए है, और अगर ऐसा है तो हमें बस उसे रास्ते से हटाना होगा। मिसेस खन्ना की आंखों में क्रूर चमक आ गई। सही कह रही है मेरी बच्ची। अगर हम उस लड़की को डरा दें या उसे गायब कर दें तो आर्यमन वापस अकेला हो जाएगा, और तब हम तन्वी को उसके सामने पेश करेंगे। मिस्टर खन्ना ने आगे झुककर धीमी आवाज में अपनी योजना बताई। सुनो, हमें उस लड़की तक पहुंचने के लिए आर्यमन के घर में घुसने की जरूरत नहीं है। हमें बस एक मौका चाहिए जब वो घर से बाहर निकले, कॉलेज, बाजार या कहीं भी। उन्होंने तन्वी की तरफ देखा। तन्वी, तुम कॉलेज में आंखें खुली रखो। हो सकता है आर्यमन ने उसे किसी कॉलेज में डाला हो। अगर तुम्हें कोई भी लड़की दिखे जो आर्यमन की कार में आती हो या जिसके आसपास ज्यादा सिक्योरिटी हो तो तुरंत मुझे बताना। तन्वी ने एक शातिर मुस्कान के साथ सिर हिलाया। डोंट वरी डैड, मेरी नज़रें बाज की तरह है। अगर वो मेरे कॉलेज में हुई तो उसका जीना हराम कर दूंगी, और अगर वो साची जैसी कोई फटीचर निकली तो उसे उसकी औकात याद दिला दूंगी। उन्हें अभी भी अंदाजा नहीं था कि जिस फटीचर साची को वे मरा हुआ समझ रहे हैं, वही अब आर्यमन की सबसे बड़ी ताकत बन रही है। वे अंधेरे में तीर चला रहे थे, लेकिन उनका हर तीर साची के लिए एक नया खतरा पैदा कर रहा था। लंच खत्म होने के बाद आर्यमन ने नैपकिन रखा और खड़ा हो गया। तुम लोग एंजॉय करो, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। साची और माही ने सिर हिलाया। आर्यमन अपनी सधी हुई चाल में स्टडी रूम की तरफ चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने एक बार साची की तरफ देखा, जैसे ये तसल्ली कर रहा हो कि वो खुश है। साची और माही अब फिर से अकेले थे। माही ने हाथ फैलाकर अंगड़ाई ली। उफ, मिस्टर राठौड़ के सामने तो खाना भी संभल कर खाना पड़ता है। अब चलो थोड़ी ताज़ी हवा खाते हैं। दोनों सहेलियां हॉल से निकलकर हवेली के पीछे वाले विशाल बाग में आ गईं। दोपहर की धूप अब ढल रही थी और हल्की सुनहरी रोशनी पेड़ों के बीच से छन रही थी। हवा में फूलों की भीनी भीनी खुशबू थी। साची अपना ईजल और पेंट ब्रश साथ ले आई थी। माही ने घास पर एक चटाई बिछा दी और दोनों वहीं बैठ गईं। यहाँ कितनी शांति है साची। माही ने लेटते हुए आसमान की तरफ देखा। शहर की शोर से दूर ये जगह सच में जन्नत है।
साची ने कैनवस सेट किया और रंगों को पैलेट पर निकाला। हाँ, यहाँ मुझे सुकून मिलता है। जब मैं यहाँ होती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं सिर्फ साची हूँ, वो डरी हुई लड़की नहीं। माही उठकर बैठ गई। तो आज क्या बनाएगी? मिस्टर राठौड़ का पोर्ट्रेट? उसने आंख मारी। साची ने हंसते हुए उसे धक्का दिया। चुप कर। आज हम इस बाग को पेंट करेंगे। वो देखो, वो तालाब और उसमें खिले कमल। माही ने भी एक ब्रश उठाया, हालांकि उसे पेंटिंग ज्यादा नहीं आती थी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, पर अगर मेरा कमल गोभी का फूल जैसा दिखे तो हंसना मत। दोनों हंसते हंसते रंगों से खेलने लगी। साची बहुत ध्यान से कैनवस पर स्ट्रोक्स लगा रही थी, जबकि माही कभी साची के गाल पर रंग लगा देती तो कभी खुद के कपड़ों पर। साची की हंसी बाग में गूंज रही थी। ये वो हंसी थी जो बरसों से उसके गले में फंसी थी। दूसरी तरफ स्टडी रूम के शांत और थोड़े अंधेरे माहौल में आर्यमन अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने लैपटॉप की स्क्रीन खुली थी, लेकिन उस पर कोई बिजनेस डील या ईमेल नहीं था। स्क्रीन पर बाग का सीसीटीवी फुटेज चल रहा था। आर्यमन का काम करने का मन नहीं था। उसकी नज़रें स्क्रीन पर जमी थी। वो साची को देख रहा था। उसने देखा कि कैसे साची खुशी से खिलखिला रही थी, कैसे वो माही को पेंटिंग करना सिखा रही थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो आर्यमन ने पहले कभी नहीं देखी थी। आर्यमन ने धीरे से स्क्रीन को टच किया, ठीक वहां जहां साची का चेहरा था। उसके सख्त चेहरे पर एक बहुत हल्की, सुकून भरी मुस्कान आ गई। वो मन ही मन बुदबुदाया, हंसते रहो साची, तुम्हारी ये हंसी मेरी सबसे बड़ी दौलत है। उसने देखा कि माही साची के नाक पर पीला रंग लगा रही है और साची उसे पकड़ने के लिए दौड़ रही है। ये नज़ारा आर्यमन के दिल को एक अजीब सी ठंडक दे रहा था। उसे लगा कि उसने साची को ये घर देकर, ये आज़ादी देकर सही किया है। तभी उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर विक्रांत का नाम था। आर्यमन की मुट्ठी कस गई। उसने फ़ोन उठाया। हाँ, बोलो। उधर से आवाज़ आई। बॉस, डॉली के बारे में एक छोटा सुराग मिला है। एक पुराना फ़ोन रिकॉर्ड। लगता है उसका कनेक्शन शहर के बाहर किसी पुराने गैंग से था। आर्यमन की मुट्ठी कस गई। उसकी नज़र अभी भी स्क्रीन पर हंसती हुई साची पर थी। पता लगाओ, जड़ तक जाओ, मुझे वो आदमी चाहिए। उसने फ़ोन रखा। एक तरफ साची की मासूम दुनिया थी और दूसरी तरफ उसका खूनी अतीत। आर्यमन जानता था कि उसे इन दोनों दुनियाओं के बीच एक दीवार बनकर खड़ा रहना होगा। शाम ढल चुकी थी, सूरज डूब रहा था और आसमान में नारंगी और बैंगनी रंग बिखर गए थे। माही ने अपने कपड़े झाड़े और खड़ी हो गई। यार साची, बहुत मज़ा आया, पर अब मुझे जाना होगा, मम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। साची का चेहरा थोड़ा उतर गया। उसे माही का जाना अच्छा नहीं लग रहा था। अभी थोड़ी देर और रुक जाओ ना। माही ने साची के गाल खींचे। पागल, कल कॉलेज में तो मिलेंगे ही, और अब तो मुझे ये महल का रास्ता पता चल गया है। जब मन करेगा आ जाऊंगी। दोनों अंदर आईं। आर्यमन हॉल में ही था, शायद माही को विदा करने के लिए ही रुका था। माही ने अपना बैग उठाया और आर्यमन की तरफ मुड़ी। थैंक यू सो मच सर, आज का दिन बहुत अच्छा था, और कॉफ़ी के लिए भी थैंक यू। आर्यमन ने सिर हिलाया। ड्राइवर बाहर खड़ा है, वो तुम्हें छोड़ देगा। माही की आंखें चमक उठी। अरे वाह, थैंक यू सर। साची, बाय। माही ने साची को गले लगाया और खुशी खुशी बाहर निकल गई। दरवाजे पर खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। घर फिर से शांत हो गया, लेकिन आज ये सन्नाटा खालीपन नहीं, बल्कि एक मीठी याद से भरा था। बाहर का आसमान अब गहरा नीला हो चुका था। हवेली के गेट से आर्यमन की एक एसयूवी निकली, जिसमें माही बैठी थी। उसके पीछे एक छोटा ट्रक था, जिस पर माही की स्कूटी लोड की गई थी। आर्यमन ने सिर्फ उसे छोड़ने का इंतजाम नहीं किया था, बल्कि उसकी स्कूटी को भी सुरक्षित उसके घर पहुंचाने का आदेश दिया था। ये आर्यमन राठौड़ का तरीका था। अगर वो किसी की जिम्मेदारी लेता है तो उसे पूरी तरह निभाता है। साची दरवाजे की चौखट पर खड़ी तब तक देखती रही जब तक गाड़ियों की लाल बत्तियां अंधेरे में ओझल नहीं हो गई। उसके चेहरे पर एक सुकून था, जैसे दिन भर की खुशी अब उसके दिल में घर कर गई हो। हवेली का भारी दरवाज़ा बंद हुआ और एक बार फिर सन्नाटा छा गया। लेकिन आज ये सन्नाटा डरावना नहीं था। आज इस खामोशी में भी माही की हंसी और रंगों की महक बसी हुई थी। साची पलटी। हॉल के बीचों बीच झूमर की रोशनी के नीचे आर्यमन खड़ा था।
वो अपनी पतलून की जेब में दोनों हाथ डाले बहुत ही शांत और स्थिर मुद्रा में उसे देख रहा था। उसकी गहरी काली आंखें सांची के चेहरे पर टिकी थीं, जैसे वो उसके हर भाव को पढ़ना चाहता हो। सांची ने धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाए। उसकी उंगलियां नर्वस होकर उसके कुर्ते के किनारे को मरोड़ रही थीं, लेकिन होठों पर एक कृतज्ञ मुस्कान थी। आर्यमन ने खामोशी तोड़ी। उसकी आवाज़ हॉल में गूंजी, धीमी और भारी। तो कैसा रहा आज का दिन तुम्हारे लिए? सांची की आंखें चमक उठी। उसने गहरी सांस ली और पूरे दिल से कहा, बहुत बहुत अच्छा था, शायद मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से एक। थैंक यू सो मच। आपने माही को आने दिया, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी दोस्त के साथ वक्त बिता सकूं। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आर्यमन उसे सुनता रहा। वो देख रहा था कि सांची का चेहरा कैसे खिल रहा था। उसकी गालों पर खुशी की लाली थी और उसकी आंखों में वो चमक थी जो अक्सर गायब रहती थी। आर्यमन ने मन ही मन सोचा, काश मैं इस वक्त को यहीं रोक पाता, काश मैं हर रोज उसके चेहरे पर यही खुशी ला पाता। आर्यमन ने अपनी जेब से हाथ निकाले और धीरे धीरे सांची की तरफ बढ़ा। उसके कदमों की आहट सांची के दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। वो उसके बिल्कुल करीब आ गया, इतना करीब कि सांची को उसकी हल्की सी वुडी परफ्यूम की महक आने लगी। आर्यमन ने सांची की आंखों में गहराई से झांका। उसकी अपनी नज़रें नरम पड़ गई थीं। सांची, उसने बहुत ही धीमे स्वर में कहा, जैसे कोई राज बता रहा हो, मैं चाहता हूं कि तुम हर रोज ऐसे ही खुश रहो। तुम्हारी ये हंसी इस घर की जान बन गई है। सांची सन रह गई। उसका शरीर जैसे जम गया। आर्यमन, वो सख्त, क्रूर और दुनिया से दूर रहने वाला आर्यमन आज ऐसी बातें कर रहा था। उसकी आवाज में इतना अपनापन, इतनी नरमी। सांची को यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगा जैसे उसका दिल सीने से बाहर आ जाएगा। वो बस अपलक उसे देखती रह गई, शब्द जैसे उसके गले में अटक गए हों। आर्यमन ने शायद उसकी हैरानी भांप ली। उसने अपनी बात को और गहरा करते हुए कहा, तुम्हारी खुशी मेरे लिए सिर्फ एक ज़रूरत नहीं है सांची, ये अब मेरी आदत बन चुकी है। सांची की सांसें अटक गईं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये एक इजहार था, बिना कहे, बिना बोले। उस पल, उस विशाल हॉल में सिर्फ उन दोनों की मौजूदगी थी। न कोई डर, न कोई अतीत, न कोई भविष्य। बस एक वो लम्हा जहां दो टूटी हुई रूहें एक दूसरे में सुकून ढूंढ रही थीं। रात का सन्नाटा हवेली के गलियारों में पसर चुका था। आर्यमन से बात करने के बाद सांची अपने कमरे में लौट आई थी, लेकिन उसका दिल अभी भी उसी हॉल में धड़क रहा था जहां आर्यमन ने कहा था, तुम्हारी खुशी मेरी आदत बन चुकी है। सांची ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और पीठ टिकाकर खड़ी हो गई। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उस एक वाक्य ने उसके अंदर की दुनिया हिला दी थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये हकीकत है या कोई खूबसूरत सपना। उसने धीरे धीरे चलकर अपनी मेज़ की दराज खोली और अपनी पुरानी वफादार डायरी निकाली। आज उसके पास लिखने के लिए बहुत कुछ था। उसने मेज़ का लैंप चलाया, जिसकी पीली रोशनी पन्नों पर गिरी। उसने पेन उठाया, लेकिन कुछ पल तक बस कोरे पन्ने को देखती रही। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, न डर से बल्कि जज्बात की अधिकता से। फिर उसने लिखना शुरू किया। आज का दिन मेरी जिंदगी के कैलेंडर में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। न सिर्फ इसलिए कि माही आई थी, न सिर्फ इसलिए कि मैंने पेंटिंग की, बल्कि इसलिए क्योंकि आज मुझे महसूस हुआ कि मैं अकेली नहीं हूँ। आर्यमन, ये नाम जब मैं लिखती हूँ तो मेरे हाथ कांपते हैं। वो इंसान जिसे दुनिया पत्थर समझती है, आज मेरे लिए मोम की तरह पिघल गया। जब उन्होंने कहा कि मेरी खुशी उनकी आदत बन गई है, तो मुझे लगा जैसे बरसों से प्यासी ज़मीन पर पहली बार बारिश हुई हो। मैं बचपन से उन्हें जानती हूँ, छुप छुप कर प्यार करती आई हूँ, लेकिन वो प्यार एक तरफा था, एक उम्मीद थी। पर आज लगा कि शायद, बस शायद उनके दिल के किसी कोने में मेरे लिए भी थोड़ी जगह बन रही है। मुझे नहीं पता ये रिश्ता क्या कहलाता है। वो मेरे रक्षक हैं, मेरे मेंटर हैं, या उससे कुछ ज़्यादा। पर इतना जानती हूँ कि जब वो मेरे पास होते हैं तो मुझे किसी और जन्नत की ज़रूरत नहीं होती। अगर ये प्यार है तो मुझे ये प्यार मंजूर है, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। लिखते लिखते सांची की आंख से एक आंसू गिरा और स्याही पर फैल गया। उसने उसे पोंछा नहीं, बल्कि उसे वहीं रहने दिया। ये आंसू दुख का नहीं, सुकून का था। उसने डायरी बंद की और उसे सीने से लगा लिया। खिड़की के बाहर चांद चमक रहा था। सांची ने आसमान की तरफ देखकर धीरे से कहा, शुक्रिया,
मुझे यह एहसास देने के लिए कि मैं भी प्यार पाने के लायक हूँ। उसने लाइट बंद की और बिस्तर पर लेट गई। आज की रात उसके सपनों में कोई डरावनी परछाई नहीं थी, सिर्फ आर्यमन का चेहरा और उसकी वो बात थी।